नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू लीगल सोसाइटी इंडिया। और आज हम करने जा रहे हैं हमारे एलएसआई में वाइटल विलेजेस थ्राइविंग टाउन्स। तो गाइज इस सीरीज़ को शुरू करने से पहले मैं आपको एक छोटा सा केवीआर दे दूं कि ये सीरीज़ पीसीएस और यूपीएससी के स्टूडेंट्स के लिए है, स्पेसिफिकली उन्हीं को फोकस करके बनाई जा रही है। और जहाँ भी जीएस में एनसीईआरटीज़ पूछी जाती हैं, मतलब जहाँ भी जीएस का पेपर आता है वहाँ पे एनसीईआरटीज़ पूछी जाती हैं। अब चाहे जुडिशरी के बच्चे हों जो बिहार को टारगेट कर रहे हों, वहाँ पर भी एनसीईआरटीज़ पूछी ही जाती हैं। तो ओवरऑल जो भी बच्चे हैं जो भी तैयारी कर रहे हैं और जहाँ पर जीएस पूछी जाती है वो इस सीरीज़ को देख सकते हैं। साथ ही साथ मैं एक और चीज़ बताना चाहूँगा गाइस, काइंडली लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए जितने भी लोग हो सकते हैं उनके साथ। ये स्ट्रेट फ्रॉम द बुक चल रहे हैं हम लोग एनसीईआरटी से, और एक एक लाइन को मैं पढ़ रहा हूँ, समझा रहा हूँ, बात करता चल रहा हूँ। आपका एक अच्छा रिवीजन भी हो रहा है और साथ ही साथ आपको सिंपल लैंग्वेज में भी मैं समझाता चल रहा हूँ। स्टूडेंट्स हैं अगर, जो स्कूल के बच्चे हैं, अगर वो भी इसे देख रहे हैं तो उनके लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है, क्योंकि उनका क्या कहते हैं 6th क्लास की जो एनसीईआरटी है वो यहाँ पे मैं कवर कर रहा हूँ। अभी मैं 6 से लेकर 12 तक की सभी एनसीईआरटीज़ को कवर करूँगा। 11-12 की सेलेक्टिव एनसीईआरटीज़ को उठाऊँगा, लेकिन 6 to 10th कंप्लीट एनसीईआरटीज़ हम कंप्लीट करेंगे ही करेंगे। तो शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। चैप्टर 9 बोलता है वाइटल विलेजेस थ्राइविंग टाउन्स। प्रभाकर एट द blacksmith's shop. Prabhakar sat watching the smiths at the local shop. There was a small bench on which iron tools like axe and sickle were laid out, all ready for sale. A bright fire was burning, and two men were heating and beating metal rods into shape. It was very hot and noisy, and yet it was fascinating to watch what was happening. अब गाइज यहाँ पर आप देखिए कि प्रभाकर जो हैं वो ब्लैक स्मिथ की शॉप पे बैठे हैं, मतलब लोहार की दुकान पे बैठे हैं, और वहाँ पर बैठकर देख रहे हैं कि कैसे स्मिथ जो हैं वो लोकल शॉप पे काम कर रहे हैं। सामने कुछ क्या कहते हैं कुल्हाड़े रखे हैं, कुछ सिकल रखे हैं, ठीक है, छेनी जिसे बोलते हैं, जो कि रेडी हैं बेचने के लिए। सामने जलती हुई आग, दो आदमी हीट कर रहे हैं और एक आदमी क्या कह रहे हैं मेटल रॉड को बीट कर रहा है। बहुत ज़्यादा हॉट है और नॉइजी है, लेकिन तब भी बड़ा फैसिनेटिंग है देखना कि कैसे काम चल रहा है। तो अब देखते हैं आयरन टूल्स इन एग्रीकल्चर। वी ऑफन टेक द यूज ऑफ आयरन फॉर ग्रांटेड टुडे। बहुत सच है, हम आयरन को बहुत ग्रांटेड लेते हैं आज की डेट में। थिंग्स मेड ऑफ आयरन एंड स्टील आर पार्ट ऑफ आर डेली लाइव्स। द यूज ऑफ आयरन बिगैन इन सब कॉन्टिनेंट अराउंड 3000 ईयर्स अगो। अब 3000 साल पहले जो आपका था आयरन का इस्तेमाल होना शुरू हुआ था। Some of the largest collections of iron tools and weapons were found in the megalithic burials, about which you read in chapter 5. तो मेगालिथिक बरियल्स में आपको आयरन टूल्स मिल जाएंगे, बहुत सारे टूल्स मिले थे हमें आयरन के, ठीक है, और वेपन्स मिले थे मेगालिथिक बरियल्स में, जो हमने चैप्टर 5 में देखा। अराउंड 2500 years ago there is an evidence for growing use of iron tools. These included axes for clearing forests and the iron plowshare. As we had seen in chapter 6, the plowshare was यूजफुल फॉर इंक्रीजिंग एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। तो हमें दिख रहा है भैया कि जो आपका प्लॉशेयर था उसको आयरन का बनाना शुरू कर दिया था वुडन से, और क्योंकि अब आयरन का बन गया था तो साफ सी बात है खराब, मतलब आराम से मिट्टी को पलट देगा, है ना, और वियर एंड टीयर भी धीरे होगा, खराब भी धीरे ही होगा। यहाँ पे देखो लिखा हुआ है आयरन टूल्स, ये कुछ आयरन टूल्स हैं जो यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे। कह रहा है हियर इज अ सेट ऑफ कैप्शंस, चूज द राइट वन फ्रॉम ईच ऑफ द पिक्चर। सिकल, टोंग, एक्स, ठीक है। उसके बाद कहता है प्रिपेयर अ लिस्ट ऑफ एटलीस्ट 5 ऑब्जेक्ट मेड ऑफ आयरन और स्टील दैट यू यूज ऑलमोस्ट एवरी डे। ये बच्चे कर सकते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं। अदर स्टेप्स टू इंक्रीज प्रोडक्शन मतलब इरीगेशन में अदर स्टेप्स टू इंक्रीज प्रोडक्शन, पहला है इरीगेशन, particularly irrigation में। The kings and the kingdoms who have been reading could could not have existed without the support of flourishing villages। अब जो भी राजा और राज्यों के बारे में हम तब से पढ़ते आ रहे हैं ये एग्जिस्ट ही नहीं करते अगर एग्रीकल्चर फ्लरिश ना कर रहा होता। While new tools and the system of transplantation, नए टूल और ट्रांसप्लांटेशन का सिस्टम, इंक्रीज प्रोडक्शन, इरीगेशन वॉज ऑल्सो यूज, तो इरीगेशन भी होती थी। इरीगेशन वर्क्स that were built during this time included canals, wells, tanks and artificial lakes। तो इरिगेशन में क्या क्या आता था, जो कि इरिगेशन वर्क्स थे वो क्या क्या थे, कैनाल बनते थे, वेल्स बनते थे, टैंक्स बनते थे, आर्टिफिशियल लेक्स बनाए जाते थे। If you look at the chart, you will find that some of the stages in the construction of the irrigation works are mentioned। तो कुछ चार्ट में नीचे mentioned है। Labor is provided by the people। Farmer also benefited because crop production is more certain। Farmers have to increase production to pay taxes। Kings provided money and planned irrigation works। तो आपको इसमें लगाना है इसको, और जो भी लोग हैं उसे लगा सकते हैं,
कोई बड़ी बात नहीं है। Who lived in the villages? कौन रहता था विलेजों में? There were at least 3 different kinds of people living in most villages in the southern and northern part of the subcontinent. In Tamil region, large landowners were known as villar. Ordinary plowmen were known as उजहावर, ठीक है। तो वेलार जो थे उनको बोलते थे लैंड ओनर्स को, और उजहावर बोलते थे ऑर्डिनरी प्लॉमेन को, ठीक है, सब कॉन्टिनेंट में, मतलब तमिल रीजन में। एंड द लैंडलेस लेबरर इंक्लूडिंग स्लेव्स वर नोन एज कदाई सियार और आदिमाई, ठीक है। तो आदिमाई और कदाई सियार बोला जाता था उन लोगों को जो लैंडलेस होते थे। In the northern part of the country, the village headman was known as ग्राम भोजका, ठीक है। तो विलेज हेडमैन को बोलते थे ग्राम भोजका। यूजुअली मेन फ्रॉम द सेम फैमिली हेल्ड द पोजीशन फॉर जनरेशंस, मतलब सेम मेन, मतलब ये वंशगत होता था, सेम फैमिली के लोग ही इस पोजीशन को लेते थे जनरेशन से। इन अदर वर्ड्स द पोस्ट वॉज हेरिडिटरी। ग्राम भोजका वॉज ऑफन द लार्जेस्ट लैंड ओनर। अब जो ग्राम भोजका है वो लार्जेस्ट लैंड ओनर है और हुआ करता होगा। जनरली ही हैड स्लेव्स एंड हायर्ड वर्कर्स टू कल्टिवेट द लैंड। स्लेव्स भी होते थे, वर्कर्स को भी हायर करता था कल्टिवेट करने के लिए लैंड को। बिसाइड्स एज ही वॉज पावरफुल द किंग ऑफन यूज्ड हिम टू कलेक्ट टैक्सेस फ्रॉम द विलेजेस। अब बेशक वो पावरफुल हुआ करता था, किंग्स जो थे ऑफन यूज करते थे उसे टैक्सेस कलेक्ट करने के लिए विलेजेस में। ही ऑल्सो फंक्शनड एज अ जज एंड समटाइम्स एज अ पुलिसमैन। तो वो फंक्शन करता था एज जज और कई बार एज पुलिसमैन। Apart from ग्राम भोजका, there were other independent farmers known as गृहपतिस। अब ग्राम भोजका से हटकर और भी इंडिपेंडेंट फार्मर्स हुआ करते थे जिनको बोला जाता था गृहपतिस। मोस्ट ऑफ whom were smaller land owners। गृहपति जो होते थे ज़्यादातर उनमें स्मॉल लैंड ओनर्स हुआ करते थे। तो याद रखेंगे ग्राम भोजका जो होता था वो काफ़ी पावरफुल होता था, किंग उसे यूज़ करता था टैक्सेस कलेक्ट करने के लिए, और फंक्शन करता था ये जज और समटाइम्स एज पुलिसमैन ऑल्सो, ठीक है। कुछ इंडिपेंडेंट फार्मर्स भी होते थे जिनको गृहपति भी कहा जाता था। मोस्ट ऑफ हुम वर स्मॉल लैंड ओनर्स, पर ये भी लैंड ओनर थे लेकिन छोटे लैंड ओनर थे, छोटे जमींदार थे। एंड देन देयर वर मेन एंड विमेन हु सच एज दास कर्मकारा। तो दास कर्मकारा जो थे आपके वो हुआ करते थे स्लेव्स जो वहां पे काम करते थे, ठीक है। दास कर्मकारा who did not own land and had to earn a living working on the fields owned by others. In most villages, there were also some crafts person such as blacksmith, potter, carpenter and weaver. ज़्यादातर विलेजों में, मोस्ट विलेजेस में और क्राफ्टमैन भी हुआ करते थे, जैसे भाई लोहार हो गए, मटके बनाने वाले हो गए, कारपेंटर हो गए, वीवर हो गए। द अर्लीस्ट तमिल कॉम्पोजिशन के बारे में बात करते हैं। सम ऑफ द अर्लीस्ट वर्क्स इन तमिल नोन एज संगम लिटरेचर वर कंपोज्ड अराउंड 2300 ईयर्स अगो। अब अगर मैं बात करूं अर्लीस्ट तमिल लिटरेचर की, तो तमिल लिटरेचर में सब में पहले आता है संगम लिटरेचर, ठीक है, जो 2300 ईयर्स अगो बनी थी। अब 2300 ईयर्स अगो ही मौर्यन एम्पायर आया था और 2300 ईयर्स अगो ही आपका संगम लिटरेचर भी आया। These texts were called as Sangam because they were supposed to have been composed and compiled in assemblies known as Sangams. तो भाई इनको संगम इसलिए कहते थे क्योंकि असेंबली में इन्हें कंपोज किया जाता था, कंपाइल किया जाता था, उन असेंबलीज को संगम कहा जाता था, इसलिए इसका नाम संगम लिटरेचर है, ठीक है। तो संगम किसका था? पोएट्स की असेंबलीज ही, दैट वर हेल्ड इन द सिटी ऑफ मदुरई। The Tamil term mentioned above are found in संगम लिटरेचर। तो जो भी तमिल टर्म्स हैं जो ऊपर यूज्ड हैं वो आपको संगम लिटरेचर में मिल जाएंगे, ठीक है। जो ऊपर ये दे रखे हैं ना, ये सारे के सारे कर्मकारा, दास, गृहपति, इंडिपेंडेंट फार्मर्स, ग्राम भोजका वगैरह, जो अगर तमिल की साइड है तो भाई आपको ये सारे के सारे मिल जाएंगे संगम लिटरेचर में। फाइंडिंग आउट अबाउट सिटी स्टोरीज, ट्रैवलर्स, स्कल्पचर्स एंड आर्कियोलॉजी। तो बोलता है यू मे हैव हर्ड ऑफ जातका। हम सबने जातका पढ़ी है। These were stories that were probably composed by ordinary people and then written down and preserved by Buddhist monks. अब जातक जो थी, जातक कहानियाँ थी, ये सारी की सारी बुद्धिस्ट मंक सुनाया करते थे, ठीक है, लिख कर रखते थे, लोगों ने सुनी होंगी और बुद्धिस्ट मंकों ने सुनी और लिख कर रखी। Here is part of Jataka story which tells us how a poor man gradually became rich. अब कैसे एक गरीब आदमी अमीर बन जाता है, ये एक जातका की बड़ी इंपॉर्टेंट स्टोरी है। क्या बोलता है? एक बार इसे करने से पहले ऊपर यहाँ राइट में देख लेते हैं हम लोग, कुछ और रह तो नहीं गया? नहीं, कोई भी चीज़ नहीं रह गई हमारी। आ जाते हैं।
The clever poor man. Once upon a time, there was a clever poor young man who lived in the city. His only resource was a dead rat. He started off by selling it for a coin to a hotel for their cat. बहुत बढ़िया. तो भाई होता क्या था कि लोगों के पास पहले एक बड़ा ही गरीब आदमी था, यंग मैन था लेकिन गरीब था और बड़ा क्लेवर था, ठीक है, स्मार्ट था, तेज था. उसके पास सिर्फ और सिर्फ रिसोर्स रहता था मरे हुए चूहे. तो उसने क्या किया, बेचना शुरू किया एक कॉइन का, ठीक है, टू अ होटल फॉर देयर कैट, कि भाई उनकी क्या कहते हैं बिल्ली के लिए उनको मरा हुआ चूहा दे देगा, बिल्ली खाएगी, है ना. देन वन डे देयर वॉज अ स्टॉर्म. द किंग्स गार्डन वॉज littered with branches and leaves, and the gardeners was at the loss as to how to clear the mess. ठीक है. तो भाई यहाँ पर ये था कि भाई एक दफ़ा ऐसा हुआ कि बहुत तेज़ आंधी आई और बहुत ब्रांचेस गिर गई और गार्डनर जो था वो पागल हुआ घूम रहा था कि भैया कैसे इस मैस को ठीक किया जाए. द यंग मैन ऑफर टू क्लीन द गार्डन इफ़ ही कुड कीप द वुड्स एंड लीव्स. द गार्डनर एग्रीड एट वंस. यंग मैन ने कहा कि ठीक है, मैं साफ़ कर दूंगा अगर मुझे सारी की सारी पत्तियाँ और जो भी आपके वुड्स हैं उनको आप रखने दें. यंग मैन राउंडेड अप ऑल द चिल्ड्रन हु वर प्लेइंग विद एन ऑफर ऑफ स्वीट फॉर एवरी स्टिक एंड लीफ दे कुड कलेक्ट. अब भाई जितने बच्चे थे उनको बोला जितने लकड़ियाँ आप कलेक्ट करेंगे उतनी आपको टॉफियाँ मिलेंगी. इन नो टाइम एवरी स्क्रैप हैज़ बीन नीटली पाइल्ड नियर द एंट्रेंस. जस्ट देन द किंग्स पॉटर वॉज ऑन द लुक फॉर फ्यूल with which to bake his pots, so he took the whole lot and paid the young man for it. तो भाई साफ सी बात है, किंग का जो क्या कहते हैं पोट्री मेकर था, ये जो भैया आपके मटके वाले होते ना जो मटका बनाते थे किंग के लिए, उनको फ्यूल के लिए लकड़ी चाहिए थी. साफ सी बात है, उसने इस यंग मैन को पे किया और सारी की सारी लकड़ियाँ लेके चला गया. आर यंग मैन नाउ थॉट ऑफ अनदर प्लान. अब जो हमारा यंग मैन था इसने दूसरा प्लान सोचा. ही कैरिड अ जार फुल ऑफ वाटर टू द सिटी गेट्स एंड ऑफर्ड वाटर टू 500 ग्रास कटर्स. अब इसने किया क्या, पानी लेकर गया और सिटी गेट्स पर और जाकर 500 ग्रास कटर्स को पानी दिया. ठीक है, 500 लोग जो घास काट रहे हैं उनको दिया. दे वर प्लीज्ड एंड सेड यू हैव डन अस गुड टर्न, टेल अस व्हाट कैन वी डू फॉर यू. तो उन्होंने कहा कि भैया आपने हमारे लिए को पानी पिलाया तो बताओ हम आपके लिए क्या कर सकते हैं. इन 500 लोगों ने बोला. He replied, I'll let you know when I need your help. मैं आप लोगों को बता दूंगा जब मुझे आपकी ज़रूरत पड़े. He then made friends with the trader. One day the trader told him, tomorrow a horse dealer is coming to town with 500 horses. Hearing this, our young man went back to the grass cutters. He said, please give me bundle of grass each and don't sell your grass till mine is sold. They agreed and gave him 500 bundle of grass. अब भाई साफ सी बात है, 500 आदमियों से उसने 500 बंडल ऑफ ग्रास ले लिया और बोला जब तक मेरी ना बिक जाए तब तक आप अपनी मत बेचना. When the horse dealer could not buy grass anywhere else, he purchased the young man's grass for 1000 coins. तो भाई जब वो कहीं भी नहीं खा पाया, मतलब ग्रास तो ले ही नहीं पाया ना, खरीद ही नहीं पाया ना, क्योंकि साफ सी बात है बाकी सबने तो ली नहीं, बाकी सबने तो बेची नहीं. तो ये जो हॉर्स डीलर था इसने सारी की सारी इसी से खरीदी और यंग मैन को 1000 कॉइन्स दिए. तो यहाँ पर कह रहा है लिस्ट द ऑक्यूपेशन ऑफ पर्सन मेंशन्ड इन द स्टोरी. फॉर ईच वन ट्राई एंड डिसाइड वेदर दे वुड हैव लिव्ड ए ओनली इन द सिटी, बी ओनली इन विलेज, इन बोथ सिटी एंड विलेज. Why do you think the horse dealers was coming to the city? Do you think women could have taken up the occupation mentioned in the story? Give reasons for your answer. तो भैया इन सभी क्वेश्चनों के बहुत सिंपल सिंपल से जवाब है और प्लीज़ आप इनको अटेम्प्ट कर सकते हैं. आगे देखते हैं. फेसिंग पेज में कहता है रिंग वेल फाउंड इन दिल्ली. एक रिंग वेल है जो दिल्ली में पाई गई है. इन वॉट वेज डू यू थिंक दिस सिस्टम ऑफ ड्रेनेज वॉज डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ हरप्पन्स. अब एक रिंग वेल देखेंगे हम लोग जो दिल्ली में पाई गई है. शायद रिंग वेल है जो दिल्ली में पाई गई है ना. ये रिंग वेल है जो दिल्ली में पाई गई है और ये हरप्पन के सिस्टम से थोड़ी डिफरेंट तो लगी रही है. एनीवेज अब पढ़ना शुरू करते हैं. We can use other kinds of evidence to find out about the life in some of these early cities. Sculptures carved scenes depicting people's lives in towns and villages as well as in the forest. अब देखो होता क्या था, बहुत सारे एविडेंस हमें मिल जाते हैं. जो भैया क्या कहते हैं नक्काशी करने वाले स्कल्पचर्स थे वो कार्व करते थे सीन्स जो लोगों की लाइफ को डिपिक्ट करें. ठीक है, विलेजेस में, फॉरेस्ट में. मेनी ऑफ दीज स्कल्पचर्स वर यूज टू डेकोरेट रेलिंग्स, पिलर्स एंड गेटवेज ऑफ बिल्डिंग. अब ये जो स्कल्पचर्स थे
ठीक है, जो भी ये नक्काशी किए हुए क्या कहते हैं सामान था, इनको लगाया जाता था रेलिंग्स के ऊपर, पिलर्स के ऊपर, गेटवेज के ऊपर बिल्डिंग्स के, ताकि जब लोग विजिट करें तो देखते ही थे, जो लोग विजिट करते थे. Many of the cities that developed from about 2500 years ago were capitals of Mahajanpads that you learnt about in chapter 6. तो देखो 2500 साल पहले जनपद भी थे, 2500 साल पहले संगम लिटरेचर भी आई, 2500 साल पहले मॉडर्न एम्पायर भी आ गया था, और 2500 साल पहले भी ये जनपद आपके डेवलप हो रहे थे. ठीक है. As we have seen, some of these cities were surrounded by massive fortification walls. ये भी हमने देखा massive fortification walls होती थी. In many cities, archaeologists have found rows of pots or ceramic rings arranged one on the top of the other. These are known as ring wells. अब यहाँ पे देखो ये ring well दिख रहे हैं आपको, ceramic rings एक के ऊपर एक है, ये ring well है. ठीक है. These were known as ring wells. These seems to have been made as toilets in some cases and as drains and garbage dumps. इनको कुछ केस में टॉयलेट्स बनाया जाता था, कुछ केस में गार्बेज ड्रम्स या ड्रेन्स बनाए जाते थे. दीज रिंग वेल्स वर यूजुअली फाउंड इन इंडिविजुअल हाउसेज. अब इन रिंग वेल्स को देखा गया इंडिविजुअल हाउसेज में रहे हैं. वी हैव हार्डली एनी रिमेन्स ऑफ द पैलेसेस, मार्केट्स और ऑफ द होम्स ऑफ ऑर्डिनरी पीपल. परहैप्स सम आर येट टू बी डिस्कवर्ड बाय आर्कियोलॉजिस्ट्स. Others made of wood, mud, brick and thatch may not have survived. Another way of finding out about early cities is from the accounts of sailors and travelers who visited them. One of the most detailed account that has been found was by an unknown Greek sailor. He describes all ports he visited. आगे बढ़ने से पहले देखते हैं ये वाला पोर्शन. ये क्या है? यहाँ पे बता रहा है below a sculpture from Sanchi. This is a sculpture from Sanchi, a site with stupa in Madhya Pradesh. अब भाई सांची स्तूपा है ना, उसका स्कल्पचर है ये. Showing the scene in the city. You will learn more about Sanchi in chapter 12. Notice the way walls are shown. Are they made of brick, wood or stone? Look at the railings. Are they made of wood? Describe the roof of the building. देखो भाई ये कितनी सारी चीज़ें हैं यहाँ पर करी हुई हैं. ठीक है. रेलिंग्स देखो इनकी साइड की, बॉर्डर्स देखिए, स्कल्पचर्स पे देखिए क्या क्या दे रखा है. ये घोड़े, ये मेरे को लग रहा है बुल हैं, ये कार्ट पे जा रहे हैं, बुलक कार्ट हैं, लोग दिख रहे हैं यहाँ पे मुझे, बहुत सारी चीज़ें हैं, है ना. तो ये सांची स्तूपा पे बना हुआ है एक. आगे देखते हैं. कह रहा है फाइंड ब्रूच ऑन मैप 7 ऑन पेज 113. पेज 113 पे ब्रूच होगा मैप 7 में. देन रीड हिज डिस्क्रिप्शन ऑफ द सिटी. अब द स्टोरी ऑफ बैरी गाजा. ठीक है. तो स्टोरी ऑफ बैरी गाजा, द ग्रीक नेम फॉर बरूच. अब ज़रा बरूच एक बार देख लेते हैं मित्रों. 113 पेज पे है और फिर हम 92 पे वापस आ जाएंगे. 113 पेज पे चलते हैं. बरूच गुजरात की साइड ही था, है ना. तो वल्लभी यहाँ है गुजरात में और ये बरूच है. ठीक है. सतवाना के बगल में. अब आ जाते हैं ज़रा 92 पे. The Gulf is very narrow at Bayer Gaza and very hard to navigate for those coming from the sea. अब जो गल्फ है वो बहुत नैरो है और बहुत मुश्किल है नेविगेट करना जो लोग सी से आ रहे हैं. Ships had to be steered in by skillful and experienced local fishermen who were employed by the kings. The imports into Bayer Gaza were wine, copper, tin, lead, coral, topaz, cloth, gold, silver coins. काफ़ी कुछ आ रहा है. Exports from the town included plants from the Himalayas, ivory, agate, carnelian, cotton, silk, perfume. Special gifts were brought by merchants for the kings. Special gift जो थे वो merchants के द्वारा king को मिलते थे. These included vessels of silver, singing boys, beautiful women, फाइन वाइन्स एंड फाइन क्लॉथ. तो भैया यहाँ पर आपको दिख रहा है कि ये सारे के सारी चीज़ें बेची जाती थी राजा को, जिसमें सिल्वर वेसल्स बेची जाती थी, सिंगिंग बॉयज़ लड़के बेचे जा रहे हैं, औरतें बेची जा रही हैं. बताइए. फाइन वाइन्स एंड फाइन क्लॉथ. ठीक है. तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि कैसे औरतों को कमोडिटी की तरह यहाँ पे यूज़ किया जा रहा है, बच्चों को कमोडिटी की तरह यूज़ किया जाता था. एनीवेज आगे बढ़ते हैं. कॉइन्स पे आते हैं. You may have noticed how wealth is measured in terms of coins in the story on page number 90. सही बात है. हमने देखा बहुत सारी स्टोरी में कैसे कॉइन्स को
क्या कहते हैं, वेल्थ की तरह मेजर किया जाता था. Archaeologists have found several thousands of coins belonging to this period. The earliest coin which were in use for about 500 years were punch marked coins such as one shown below. तो ये punch marked coins है जो कि नीचे दिखा रखे हैं. They have been given their name because the design were punched on the metal. क्योंकि डिजाइन क्या है, पंच किया गया है मेटल पे, इसलिए इन्हें पंच मार्क्ड कॉइन्स कहा जाता है. और सिल्वर या कॉपर मेटल पे पंच किया जाता था डिजाइन. अदर मीन्स ऑफ एक्सचेंज देखते हैं. रीड अ शॉर्ट पोएम फ्रॉम संगम कलेक्शन. क्या बोलता है? एज दे कैरी द वाइट पैडी ऑफ देयर लैंड्स टू एक्सचेंज इट विद द सॉल्ट ऑफ अनदर, क्रॉसिंग द लॉन्ग रोड्स इन द कार्ट्स थ्रू सैंड्स white as moonlight, taking whole families who hate to be left behind. The departure of the salt merchants leaves the city empty. Salt was produced plentiful along the sea coast. साफ सी बात है. तो कह रहा है what are the merchants planning to exchange it with? How are they traveling? तो भैया साफ सी बात है, ये जो merchants हैं नमक के साथ एक्सचेंज करना चाह रहे हैं वाइट पैडी को. ठीक है, लिखा हुआ ही है. एंड हाउ आर दे ट्रैवलिंग? कार्ट्स पे ट्रैवल कर रहे हैं, लिखा है ना, रोड्स इन कार्ट्स. सिटीज विद मेनी फंक्शंस. अब देखते हैं क्या बोलते हैं. वेरी ऑफन अ सिंगल टाउन वॉज इंपॉर्टेंट फॉर वेराइटी ऑफ रीजंस. लेट अस लुक एट द एग्जांपल ऑफ मथुरा. अब मथुरा का एग्जांपल लेते हैं. मथुरा हैज बीन एन इंपॉर्टेंट सेटलमेंट फॉर अबाउट 2500 ईयर्स अगो. फिर वापस 2500 साल पहले. इट वॉज इंपॉर्टेंट बिकॉज इट वॉज लोकेटेड एट द क्रॉस रोड्स ऑफ टू मेजर रूट्स ऑफ ट्रैवल एंड ट्रेड. अब देखो 2500 साल पहले बहुत कुछ हो रहा है. मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, 2500 साल में अगर मैं 200 साल कम कर दूं तो 2300 साल हो जाएगा, 2300 ईयर्स हो जाएगा. और 2300 ईयर्स पहले मौर्यन एम्पायर आ गया था. 2500 ईयर्स पहले आपका क्या कहते हैं, संगम लिटरेचर भी आया. 2500 ईयर्स पहले आपके क्या कहते हैं, महाजनपद भी डिवेलप हो गया और बहुत कुछ हो रहा है 2500 साल पहले. तो कह रहा है मथुरा हैज बीन एन इंपॉर्टेंट सेटलमेंट फॉर मोर देन 2500 ईयर्स. इट वाज इंपॉर्टेंट बिकॉज इट वाज लोकेटेड एट द क्रॉस रोड्स ऑफ टू मेजर रूट्स ट्रैवल एंड ट्रेड. क्रॉस रोड्स पे पड़ता था ट्रैवल और ट्रेड के मथुरा. फ्रॉम द नॉर्थ वेस्ट टू द ईस्ट एंड फ्रॉम द नॉर्थ टू साउथ. तो नॉर्थ वेस्ट से ईस्ट की तरफ और नॉर्थ से साउथ की तरफ. देयर वर फोर्टिफिकेशन अराउंड द सिटी एंड सेवरल श्राइन्स. ठीक है, सिटीज थी और सेवरल श्राइन्स हुआ करते थे. फार्मर्स एंड हर्डर्स फ्रॉम एडजॉइनिंग एरियाज प्रोवाइडेड फूड फॉर पीपल इन द सिटी. मथुरा was also center where some extremely fine sculptures was produced. तो भाई बहुत ज़्यादा फाइन स्कल्पचर्स जो थे वो प्रोड्यूस किए जाते थे मथुरा में. और यहाँ पे एडजॉइनिंग एरिया में आपको खाना भी लोग प्रोवाइड कर रहे थे एडजॉइनिंग एरिया से. About 2000 years ago, Mathura became the second capital of Kushanas. तो दूसरा कैपिटल मथुरा बन गया था कुशानों की. About whom you will read in chapter 10. Mathura was also a religious center. There were Buddhist monasteries, Jain shrines, and it was an important center for worship of Krishna. तो भाई कृष्णा की वर्शिप तो बहुत होती है मथुरा में आज भी. बाकी बिहारी की मंदिर है मथुरा में. तो बुद्धिस्ट श्राइन थी, जैन श्राइन थी और कृष्णा की वर्शिप होती थी. Several inscriptions on surface such as stone slabs and statues have been found in Mathura. तो several inscriptions, बहुत सारे inscriptions हैं जो surface में मिलते हैं, जैसे कि stone slabs हैं, statues हैं, have been found in Mathura. Generally, these are short inscriptions recording gifts made by men and sometimes women to monasteries and shrines. These were made by kings and queens, officers, merchants, and craft persons who lived in the city. For instance, inscriptions from Mathura mentions goldsmiths, blacksmiths, weavers, basket makers, garland makers, and perfumers. तो जनरली हम देखते हैं कि शॉर्ट इंस्क्रिप्शंस हैं जो रिकॉर्ड करती हैं क्या क्या गिफ्ट, ठीक है, मेड बाय वेन एंड समटाइम्स वुमेन टू द मोनास्ट्रीज एंड श्राइन्स. तो भाई क्या आदमी और औरतें गिफ्ट लेके आते थे मोनास्ट्री और श्राइन के लिए, ये जनरली शॉर्ट इंस्क्रिप्शंस रिकॉर्ड करती हैं. ठीक है, और ये बनाई जाती थी किंग्स और क्वींस के द्वारा, ऑफिसर्स, मर्चेंट्स, क्राफ्ट पर्सन के द्वारा जो रहते थे सिटीज़ में. जैसे कि इंस्क्रिप्शन एक मथुरा की मेंशन करती है कि गोल्ड स्मिथ, ब्लैक स्मिथ और वीवर्स, बास्केट मेकर्स, गार्लेंट मेकर्स और परफ्यूम्स, ठीक है, परफ्यूमर्स के बारे में. ठीक है, अच्छा आगे बढ़ जाते हैं. अब कह रहा है मेक अ लिस्ट ऑफ ऑक्यूपेशंस ऑफ पीपल लिव्ड इन मथुरा. ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है, तो कराया जा सकता है. क्राफ्ट एंड क्राफ्ट पर्सन्स, crafts and craftsperson. We also have archaeological evidence for crafts. हमारे पास archaeological evidence है craft का. These include extremely fine pottery known as northern black polish ware. अब भाई northern black polish ware fine pottery है, ठीक है, ये मिली है. It gets its name from the fact that it is generally found in the northern part of the subcontinent. Northern black polish ware लिखा हुआ है
तो ब्लैक पॉलिश्ड वेयर होगा, नॉर्दर्न में पाया जाता तो नॉर्दर्न वर्ड निकल गया, तो भाई साफ सी बात है नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट मिल रहा होगा। इट इज यूजुअली ब्लैक इन कलर एंड हैज अ फाइन शीन, काले रंग का है और फाइन, बहुत ही फाइन शीन है, ठीक है। Remember that the archaeological evidence for many craft may not have survived. We know from text that the manufacture of cloth was important. अब देखो बहुत सारे क्या कहते हैं आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस हमें नहीं मिल पाए हैं जो सर्वाइव नहीं किए होंगे, लेकिन टेक्स्ट से हमें पता चलता है कि क्लॉथ भी मैन्युफैक्चर होता था। देयर वर फेमस सेंटर्स सच एज वाराणसी इन द नॉर्थ एंड मदुरई इन द साउथ। बहुत फेमस सेंटर हुआ करते हैं जैसे वाराणसी या मदुरई साउथ में। बोथ मेन एंड वुमेन वर्कड इन दीज सेंटर्स। तो इंपॉर्टेंट सेंटर्स होते थे मैन्युफैक्चरिंग ऑफ क्लॉथ, वाराणसी में भी होते थे और मदुरई में भी होते थे। Many craft person and merchants now formed association known as श्रेणीज। अब बहुत सारे क्राफ्ट पर्सन और मर्चेंट्स थे, उन्होंने एसोसिएशंस बनानी शुरू कर दी थी जिसे श्रेणी कहा जाता था। दी श्रेणीज ऑफ क्राफ्ट पर्सन प्रोवाइडेड ट्रेनिंग, प्रोड्यूस्ड रॉ मटेरियल, प्रोक्योर्ड रॉ मटेरियल एंड डिस्ट्रीब्यूटेड द फिनिश्ड प्रोडक्ट्स। तो देखो भाई, ये जो श्रेणीज थे क्या करते थे, क्राफ्ट पर्सन को क्या कहते हैं ट्रेनिंग देते थे, रॉ मटेरियल ला कर देते थे और फिर फिनिश्ड प्रोडक्ट थे उसे डिस्ट्रीब्यूट करते थे। द श्रेणीज ऑफ मर्चेंट ऑर्गेनाइज द ट्रेड। अब जो श्रेणीज थे यही ऑर्गेनाइज करते थे ट्रेड को। श्रेणीज ऑल्सो सर्व्ड एज बैंक्स वेयर रिच मेन एंड वुमेन डिपॉजिटेड मनी। श्रेणीज जो थे ये बैंक की तरह भी काम करते थे। This was invested and part of the interest was returned or used to support religious institutions such as monasteries. अब इन पैसे को इन्वेस्ट किया जाता था और जो इंटरेस्ट उस पर आता था, सूद की जो रकम होती थी उसमें से कुछ पार्ट रिटर्न कर दिया जाता था और कुछ पार्ट रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस को दे दिया जाता था जैसे मोनास्ट्रीज को। अब बात करते हैं रूल्स फॉर स्पिनिंग एंड वीविंग। अब क्या रूल्स हैं स्पिनिंग और वीविंग के, तो बोलता है These rules are from the अर्थशास्त्र mentioned in chapter 8। अब अर्थशास्त्र के बारे में हमने पढ़ा था, चाणक्य ने लिखी थी, और रूल्स ऑफ स्पिनिंग और वीविंग के बारे में लिखा है अर्थशास्त्र में। दे डिस्क्राइब्ड हाउ स्पिनिंग एंड वीविंग कुड बी डन इन वर्कशॉप अंडर सुपरविजन ऑफ स्पेशल ऑफिसर। तो कहता है विडोज, यंग वुमन हु आर डिफरेंटली एबल्ड, nuns, mothers of courtesans, retired women servant of the king, women who have retired from service in temples, may be used for processing wool, bark, cotton, hemp and flax। तो देखो भाई ये सारे के सारे काम करेंगी प्रोसेस करने के लिए, वूल को, बार्क, कॉटन को, हेम्प को और फ्लैक्स को, और ये सभी औरतें, ठीक है। दे शुड बी पेड अकॉर्डिंग टू द क्वालिटी एंड द क्वांटिटी ऑफ वर्क। क्वालिटी और क्वांटिटी के हिसाब से उनको पे करो। विमेन हु आर नॉट परमिटेड टू लीव देयर होम्स can send maid servants to bring the raw material from the superintendent and take the furnished work back to him। साफ सी बात है, जो औरतें घर से नहीं आ सकती वो अपनी मेड को भेजेंगी, मेड सर्वेंट्स को भेजेंगे, वो सुपरिटेंडेंट से रॉ मटेरियल प्रोक्योर कर लेगा, लेकर आ जाएगा और घर में ये लोग बना लेंगे। वुमेन हु कैन विजिट द वर्कशॉप शुड गो एट डॉन टू गिव देयर वर्क एंड रिसीव देयर वेजेस। तो वो क्या कहते हैं डॉन में जाएंगी, ठीक है, सुबह सुबह जाएंगी अपना काम सामान देने के लिए और अपनी वेजेस लेने के लिए। देयर शुड बी इनफ लाइट टू एग्जामिन द वर्क। लाइट होनी चाहिए एग्जामिन करने के लिए वर्क को। इन केस द सुपरिटेंडेंट लुक्स एट द वुमन और टॉक्स अबाउट एनीथिंग अदर दैन द वर्क, ही शुड बी पनिश्ड। अगर सुपरिटेंडेंट औरतों को ताका झाकी कर रहा है या कोई और बात कर रहा है काम से हटकर, तो उसको सजा मिलेगी। इफ अ वुमन डज नॉट कंप्लीट हर वर्क शी विल हैव टू पे अ फाइन एंड हर थंब कैन बी कट ऑफ। अगर औरत काम नहीं करके देती है तो उसे फाइन पे करना पड़ेगा और उसकी उंगली भी काटी जा सकती है, ठीक है। अब यहाँ पर कह रहा है मेक लिस्ट ऑफ ऑल द वुमेन्स हु कुड बी एम्प्लॉयड बाय द सुपरिटेंडेंट। डू यू थिंक वुमेन वुड हैव फेस्ड एनी प्रॉब्लम वाइल वर्किंग। साफ सी बात है, जब वो कह ही रहे हैं साफ सी बात है, एक प्रॉब्लम तो ये दिख रही है कि भाई सुपरिटेंडेंट जो है वो गलत नज़र से औरत को देख रहा है, ये भी हो सकता है। और कौन कौन सी औरतें जा सकती हैं यहाँ पर आपने देख ही लिया कौन कौन सी औरतें जा सकती है भाई, रिटायर्ड वुमेन, कोर्टिसंस, मदर्स ऑफ कोर्टिसंस, ठीक है, जो भी कोर्ट में काम कर रहे हैं उनकी माएँ, डिफरेंटली एबल्ड औरतें, नन्स, ठीक है, यंग वुमेन जो डिफरेंटली एबल्ड हैं, विडोज, रिटायर्ड विमेन सर्वेंट्स ऑफ किंग जो बॉडीगार्ड वगैरह हुआ करती थी, है ना, या जो भी रिटायर्ड हो, दासियाँ हों, ठीक है, या जो टेम्पल की सर्विस से रिटायर हो गई हैं, टेम्पल में काम करती थी छोड़ दिया है, वो ये सारा काम कर सकती हैं। वूल को प्रोसेस कर सकती हैं, बार्क की प्रोसेसिंग कर सकती है, कॉटन प्रोसेसिंग कर सकती है, हेम्प और फ्लैक्स की प्रोसेसिंग कर सकती हैं, ठीक है। अ क्लोजर लुक, अरिकामेडू बोलता है फाइंड अरिकामेडू इन पौंडीचेरी। अरिकामेडू पौंडीचेरी में बिलोंग करता है, आपको मैप 7 में 113 पेज पे दिख जाएगा, ठीक है। एंड रीड द बॉक्स ऑन रोम ऑन पेज 96 बिटवीन, अब क्या बोल रहा है, बिटवीन 2200 and 1900 years ago
Arikamedu was a coastal settlement where ships unloaded goods from distant lands. अब मैं यहाँ पर आपको अरिकामेडू एक बार दिखा देता हूँ. 113 पेज पे जाना है और फिर वापस 95 पे आ जाएंगे. चलिए, अरिकामेडू पौंडीचेरी इस साइड होगा, है ना, नीचे अरिकामेडू, ठीक है. महाबलीपुरम ऊपर है और उसके नीचे अरिकामेडू है, ठीक है. ये पौंडीचेरी की साइड है, नीचे की साइड, और यहाँ चोला किंगडम चल रहा है, अरिकामेडू यहीं है. आइए पेज नंबर 95 पे वापस आ जाते हैं. बोलता है बिटवीन 2200, ठीक है, एंड 1900 ईयर्स अगो अरिकामेडू वाज अ कोस्टल सेटलमेंट वेयर शिप्स अनलोडेड गुड्स फ्रॉम डिस्टेंट लैंड्स. अब यहाँ पे शिप्स जो है वो अनलोड करती थी गुड्स को डिस्टेंट लैंड से, मतलब डिस्टेंट दूर दराज के एरिया से शिप्स आती होंगी और यहाँ पे अनलोड करती होंगी. अ मैसिव ब्रिक स्ट्रक्चर विच मे हैव बीन अ वेयर हाउस वॉज फाउंड एट द साइट. अब वेयर हाउस वो होता है जहां पर आप सामान को स्टोर करके रखते हैं. तो एक मैसिव ब्रिक स्ट्रक्चर दिखता है हमें वहां पे, जो ऑब्वियसली वेयर हाउस हुआ करता होगा. अदर फाइंड्स इंक्लूड पोट्री फ्रॉम द मेडिटेरेनियन रीजन. मेडिटेरेनियन रीजन से पोट्री आ रही है. सच एज amphorae, tall double-headed handled jar that contains liquid such as wine or oil. अच्छा, एम्फोरिया जो एक टॉल डबल हैंडल्ड जार होता है, एक बहुत बड़ा सा सुराही टाइप, क्या कहते हैं, जार सा होगा जिसके 2 हैंडल होते होंगे दोनों साइड, और उसमें वाइन या ऑयल रखा जाता होगा. स्टैम्प्ड रेड ग्लेज्ड पोट्री, तो स्टैम्प्ड थी और लाल रंग की ग्लेज्ड पोट्री, मतलब चमकती हुई लाल पोट्री, नोन एज एरेटाइन वेयर, उसे एरेटाइन वेयर कहा जाता था. विच वॉज नेम्ड आफ्टर अ सिटी इन इटली, ठीक है, एरेटाइन. नेक्स्ट, दिस वॉज मेड बाय प्रेसिंग वेट क्ले इनटू अ स्टैम्प्ड मोल्ड. अब वेट क्ले को एक स्टैम्प्ड मोल्ड में प्रेस किया जाता था ताकि स्टैम्प लग जाए. देयर वॉज येट अनदर काइंड ऑफ पोट्री विच वॉज मेड लोकली, दो रोमन डिजाइन वर यूज्ड. अब एक लोकली भी बनाई जाती थी जिसमें रोमन डिजाइन यूज किए जाते थे. रोमन लैम्प, ग्लासवेयर एंड जेम हैव ऑल्सो बीन फाउंड एट द साइट, ठीक है. रोमन लैम्प्स, ग्लासवेयर और जेम्स भी मिले हैं अरिकामेडू में, ठीक है. कहता है स्मॉल टैंक्स हैव बीन फाउंड दैट वर प्रोबेबली डाइंग वैट्स यूज टू डाई क्लॉथ्स. अब भाई छोटे छोटे टैंक भी मिले हैं जहां पर डाई किया जाता होगा कपड़ों को. देयर इज अ प्लेंटी ऑफ एविडेंस फॉर मेकिंग ऑफ बीड्स फ्रॉम सेमी प्रेशियस स्टोन्स एंड ग्लासेस. भाई बहुत सारे एविडेंसेस हैं जो दिखा रहे हैं कि भैया सेमी प्रेशियस स्टोन्स और ग्लासेस यूज किए जाते होंगे, बनते होंगे. अब बोल रहा है तमिल ब्रह्मी इंस्क्रिप्शन लिखी हुई है. तो सेवरल पीसेस ऑफ पोट्री हैव इंस्क्रिप्शंस इन ब्रह्मी विच वाज यूज्ड टू राइट तमिल, ठीक है. तो ब्रह्मी इंस्क्रिप्शन हमें दिख रही है जो यूज की जा रही है राइट करने के लिए तमिल में, ठीक है. एल्सवेयर देखते हैं. फाइंड रोम ऑन मैप 6, पेज 84. कह रहा रोम को देखिए, पेज 84 पे जाइए. चलिए रोम ढूंढ भी लेते हैं. पेज 84 पे ये आपका पूरा का पूरा रोमन एम्पायर है, ये रोम है ना. आइए बोलता है फाइंड रोम ऑन पेज 84. देयर इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिटीज इन द यूरोप. दिस इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिटीज इन द यूरोप. सही बात है, रोमन एम्पायर की रोम तो बहुत इंपॉर्टेंट है. एंड डिवेलप्ड अराउंड द सेम टाइम एज द सिटीज इन गंगा वैली. रोम वॉज कैपिटल ऑफ वन ऑफ द लार्जेस्ट एम्पायर, one that spread across Europe, North Africa and Western Asia. तो रोमन एम्पायर बहुत बड़ा था, यूरोप को तो कवर कर ही रहा था, नॉर्दर्न अफ्रीका को भी कवर कर रहा था और वेस्टर्न एशिया को भी. Augustus, one of the most important emperors who ruled about 2000 years ago, said that he found Rome a city of brick and made it into a city of marble. तो जो आपका ऑगस्टस नाम का राजा है, वो जो 2000 साल पहले हुआ करता था एम्परर वहाँ का, वो बोलता कि भाई मैंने इसको एक क्या कहते हैं एक ईंटे की सिटी की तरह पाया था और इसको मैंने एक मार्बल की सिटी बना दिया, ठीक है. ही एंड लेटर रूलर्स बिल्ड टेम्पल्स एंड पैलेसेस. तो भाई मंदिर बनाए, बड़े बड़े पैलेसेस बनाए, महल बनाए. दे ऑल्सो बिल्ड ह्यूज
एम्फी थिएटर्स, अब एम्फी थिएटर्स होते हैं जहां पर बहुत सारे लोग एक साथ बैठते हैं, स्टेडियम टाइप होते हैं बहुत बड़े बड़े, ठीक है। ओपन एरेना सराउंडेड बाय टियर ऑफ सीट्स, ठीक है, तो बहुत सारे टियर्स होते हैं सीट्स के, मतलब बहुत सारे सेगमेंट्स होते हैं सीट्स के, कि ऊपर 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 लोग बैठते जाएंगे। वेयर सिटीजन्स कुड वॉच ऑल काइंड्स ऑफ शोज एंड पब्लिक बाथ विथ सेपरेट टाइमिंग्स फॉर मेन एंड वेमेन, पब्लिक बाथ्स भी बनाए इसने, ठीक है, बेदिंग ग्राउंड्स थे, मतलब जगह थी जहाँ पे लोग नहाते थे, मेन और वेमेन सेपरेट टाइमिंग्स में, ठीक है। और एम्फी थिएटर्स थे जहाँ पर लोग डिफरेंट काइंड्स ऑफ शोज देखते थे। वेयर पीपल मेट एंड रिलैक्स्ड, जहाँ पे लोग मिलते थे, रिलैक्स करते थे। ह्यूज एक्वाडक्ट्स, channels to supply water were built to bring water to the city for the baths, fountains and toilets। तो भाई aqueducts थे जहाँ पे पानी सप्लाई करते थे, ठीक है, सिटी के अंदर। तो गाइज ये इसके साथ हमने ये वाला चैप्टर अपना कंप्लीट कर लिया है। आप ये सारे क्वेश्चंस आई होप अटेम्प्ट करेंगे, और ये इंपॉर्टेंट कुछ डेट्स एक बार देख लेते हैं। तो बिगिनिंग ऑफ द यूज ऑफ आयरन वाज सब कॉन्टिनेंट में अराउंड 3000 ईयर्स अगो। इंक्रीज इन यूज ऑफ आयरन सिटीज, पंचमार्क कॉइन्स 2500 साल पहले। फिर आपका बिगिनिंग ऑफ कॉम्पोजिशन ऑफ संगम लिटरेचर 2300 ईयर्स अगो, जो कि एग्जैक्टली सेम टाइम है जब आपका क्या कहते हैं मौर्यन वंश शुरू हुआ था। एंड सेटलमेंट इन अरिकामेडू, जो कि 2200 ईयर्स टू 1900 ईयर्स के बीच में थी। अब ये 2200 ईयर्स 23 और 22, जैसे ही हम 23 और 22 पे आते हैं तो हमें याद रहना चाहिए कि मौर्यन वंश खत्म हो चुका था। मौर्यन वंश मुश्किल से 147 या 100 समथिंग ईयर्स तक चला, उससे ज़्यादा नहीं रहा। तो 23 से जब हम 22 पे आते हैं तो आपको याद रखना कि अरिकामेडू क्या कहते हैं सेटलमेंट शुरू हो गई, और वहाँ पे हमने देखा चोला भी थे अरिकामेडू की साइड, है ना, मतलब ऊपर मौर्य वंश खत्म हो चुका है नॉर्थ में। और यहाँ पर 2300 में संगम लिटरेचर कॉम्पोजिशन शुरू हुई, तो यहाँ पे मौर्य वंश भी शुरुआत हुई थी। एनीवेज गाइज, इसी के साथ मैं इसे यहाँ पर कंप्लीट करता हूँ। हम अपने अगले पार्ट में चैप्टर 10 करेंगे, जो कि बात करेगा ट्रेडर्स, किंग एंड पिलग्रिम्स के बारे में, ठीक है। मैं इसे ख़त्म करने से बोलूँगा काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल, और शेयर कीजिए जितने लोगों के बीच में आप कर सकते हैं। तब तक के लिए कीप रीडिंग, कीप लिसनिंग, एंड थैंक्स अ लॉट फॉर लिसनिंग टू मी। थैंक यू सो मच गाइस।